नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। आज हम देखेंगे संविधान सभा हेतु ब्रिटिश प्रस्तावों को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से, ब्रिटिश शासन की ओर से जो प्रस्ताव संविधान सभा की स्थापना के लिए भारतीय राजनीतिक दलों को भेजे गए थे वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये प्रस्ताव क्यों भेजे गए थे ये दोस्तों हम पिछले लेसन में देख चुके हैं कि लगातार डिमांड हो रही थी भारतीय राजनीतिक दलों की ओर से, खास तौर पर कांग्रेस की ओर से, कि संविधान सभा की स्थापना की जाए। 1922 में सबसे पहले गांधी जी ने डिमांड की कि संविधान होना चाहिए, उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने डिमांड की, उसके बाद आगे जाकर आधिकारिक तौर पर 1935 में कांग्रेस ने भी मांग कर ली थी, है ना। और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक सीधी घोषणा की थी कि भारत का जो संविधान होगा, भारत की जो संविधान सभा होगी, उसके बीच में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो लगातार ये डिमांड हो रही थी। आखिर में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी कि भारत की चलो संविधान सभा हम बना देते हैं, इस बात को हम मान जाते हैं। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से काफी सारे प्रस्ताव आए, ठीक है। तो इन प्रस्तावों को लेकर इनमें आपस में कई तरह के डिस्कशन हुए, कुछ प्रस्ताव रिजेक्ट हुए और आखिर में कहां पर जाकर बात बनी, ये सब कुछ हम देखेंगे इस लेसन में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम एक प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर 2 या 3 प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम मेन कंटेंट की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले यह प्रश्न है आपके सामने कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शंस में से आपको देखना है कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है और दोस्तों इसका जो आंसर है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि नीचे लिखे गए व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये बहुत इजी प्रश्न है और आसानी से आप इसका जवाब शायद अभी भी दे सकते हैं, वरना लेसन के एंड में आप इसका जवाब बड़ी ही आसानी से दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और यह कथन और कारण वाला प्रश्न है। यह आईएएस प्री 2007 में भी आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर आप कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे कारण दिया गया है और उसके बाद यहां पर जो ऑप्शन है उनके हिसाब से आपको आंसर देना है। अब दोस्तों ये जो तीनों प्रश्न हैं इनके आंसर हम इस लेसन के एंड में देखेंगे, ठीक है। अभी पूरा मेन कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी
थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा है वो 8 अगस्त 1940 को की गई। जो उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, ठीक है। और इस घोषणा में पहली बार ये बात आई थी कि भारतीयों के लिए एक स्वयं का संविधान होना चाहिए, मतलब भारतीयों के द्वारा स्वयं के द्वारा बनाया गया एक संविधान होना चाहिए। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ऐसी कोई बात की थी, तो ये काफी एक पॉजिटिव स्टेप था, ठीक है। इसके आगे देखें तो देखिए जो पहला इसके अंदर जो दिया गया था ये बात थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी कि प्रादेशिक स्वशासन, यानी कि भारत रहेगा तो इंग्लिश ताज के अंडर में ही, ठीक है। जो ब्रिटिश किंग होंगे या ब्रिटिश क्वीन होंगी, भारत रहेगा तो उनके अंडर में ही, हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी, ठीक है। लेकिन भारत में जो सरकार होगी उसको स्वशासन दिया जाएगा, वो अपनी मर्जी से अपने यहां पर नियम कानून वगैरह बना सकेंगी, ठीक है। एक बात ये थी। दूसरी बात, अतिशीघ्र वायसराय की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का थोड़ा लॉलीपॉप टाइप था कि भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी वायसराय की कार्यकारिणी में। दरअसल दोस्तों जो केंद्र था, केंद्र में एक वायसराय की कार्यकारिणी होती थी जो लगभग पूरे देश को चलाती थी, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा पावर होती थी और कहा इन्होंने कि इसमें भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि अल्पसंख्यकों को भरोसे में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। और अल्पसंख्यकों को पूरा महत्व दिया जाएगा। तो ये जो पॉइंट था ये एक प्रकार से मुस्लिम लीग को काफी रास आया था, उनको काफी ये पॉइंट पसंद आया था, ठीक है। आगे इसमें और कुछ बातें थी। एक बात यह थी कि युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। अब ये युद्ध की बात कैसे आ गई? दरअसल दोस्तों बात ही सारी युद्ध की थी, ठीक है, क्योंकि इस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर इस वक्त चल रहा था और इसी के कारण ये सारी कहानी हुई थी, ठीक है। इसी के कारण अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव भेजने शुरू किए थे भारत की संविधान सभा के लिए, ठीक है, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और इसमें जो धुरी राष्ट्र थे, मतलब कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया, ठीक है। तो इन धुरी राष्ट्रों को शुरुआत में काफी सफलता मिल रही थी, ठीक है। इसी सफलता से घबराकर जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि भारत वाले खुलकर उनका साथ दें,
ठीक है। और इसीलिए इन्होंने संविधान सभा का लॉलीपॉप शुरुआत में देना शुरू किया था, ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे ये संविधान सभा के प्रति, लेकिन चलिए ठीक है, पॉजिटिव बात यही थी कि संविधान सभा की बात कम से कम उन्होंने मानी थी कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए और भारत की ही संविधान सभा उसको बनाएगी, ठीक है। तो ये बात कम से कम आ गई थी। और ये जो क्लॉज है हमने देख लिया कि युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु एक युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। आगे बात आई कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यह सबसे मेन बात थी। इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो युद्ध के बाद किया जाएगा, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मुख्यतया भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से लगभग भारतीय ही बनाएंगे अपने संविधान को, लेकिन यह क्लियर नहीं था कि ये जो संविधान सभा थी ये कैसे बनाई जाएगी। मतलब ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से कुछ लोगों को बैठा देंगे कि भैया ये आपकी संविधान सभा है, या इसका निर्वाचन होगा। मतलब कुछ क्लियर नहीं था कि संविधान सभा बनेगी कैसे, ठीक है। ये जरूर कह दिया था कि ये जो संविधान सभा थी ये भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुसार संविधान निर्माण करेंगे। तो ये कुछ अच्छी बातें थी और साथ ही कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। और आगे बातें कही गई कि संविधान ऐसा होगा कि इसमें रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित और राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर ब्रिटिश उत्तरदायित्व और भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। मतलब इसमें ब्रिटिश उत्तरदायित्व भी घुसा दिया था भैया, कि मतलब इन चीजों के ऊपर एक प्रकार से ब्रिटिश नियंत्रण कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रहेगा, ठीक है। चाहे वो रक्षा के मामले हो, या अल्पसंख्यकों के हित की बात हो, राज्यों से संधियों की बात हो, या अखिल भारतीय सेवाओं की बात हो, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जिनके लिए आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें थी, तमाम तरह की बातें, प्रस्ताव वगैरह रखे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो कांग्रेस जानती थी कि भैया ये एक प्रकार से लॉलीपॉप है। हालांकि अच्छी बात है कि भैया कम से कम संविधान सभा की बात को इन्होंने माना, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट इसको कर दिया, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस प्रादेशिक स्वशासन की बात को भैया नहीं अब मानती थी, डोमिनियन स्टेटस की जो बात थी, ठीक है, हिज मैजेस्टी और हर मैजेस्टी वाली, तो इसको कांग्रेस बिल्कुल नहीं मानती थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इस धारणा को पूरी तरह से ही ठुकरा दिया था, ठीक है। कांग्रेस जो थी वो पूर्ण स्वराज्य की बात करती थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं चाहिए था कांग्रेस को। तो इसको नकार दिया गया कांग्रेस की ओर से। हालांकि मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया दोस्तों, लेकिन मुस्लिम लीग कम से कम एक पॉइंट पर स्वागत कर रही थी, जिस पॉइंट की हमने बात की थी कि जो भावी संविधान है वो इनकी अनुमति से ही बनेगा, मतलब अल्पसंख्यकों की अनुमति से ही बनेगा। तो इस पॉइंट का स्वागत किया था मुस्लिम लीग ने। लेकिन कुल मिलाकर जो अगस्त प्रस्ताव था ये आखिर में जाकर रिजेक्ट हो गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ओर से। और जब ये फाइनली रिजेक्ट हो गया तो उस वक्त जो इंग्लैंड में जो बैठे थे, लंदन में जो इंडिया सेक्रेटरी थे, भारत के राज्य सचिव, इनका नाम था एलएस एमरी, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आज जो मुख्य झगड़ा है ये ब्रिटिश सरकार और स्वतंत्रता मांगने वाले तत्वों में नहीं है, अपितु भारत के राष्ट्रीय जीवन में भिन्न भिन्न तत्वों में है। तो यहां पर इनडायरेक्टली इन्होंने कह दिया था कि मुख्य जो झगड़ा है वो दरअसल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में है, ठीक है। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इवन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी कुछ अलग लेकर चल रहे थे। तो इन सभी के बीच में जो राष्ट्रीय जीवन में जो अलग अलग तत्व हैं उनके बीच में मेन झगड़ा है, ब्रिटिश सरकार और स्वतंत्रता मांगने वालों में नहीं है। तो ये कुल मिलाकर बातें हुई थी। अगस्त प्रस्ताव फाइनली रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो अब दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के आगे की बात होनी थी, ये तो हो गया रिजेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा गया। तो ये एकल सदस्य था, इसमें केवल एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये उस वक्त पहले ब्रिटिश युद्ध मंत्री भी थे, ठीक है। जो युद्ध उस वक्त चल रहा था ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल में मौजूद थे और ब्रिटेन में मजदूर नेता माने जाते थे ये, ठीक है। तो काफी लिबरल भी थे ये काफी तरह से। तो इनको भेजा गया कि भैया जाकर भारतीयों से बात करो तो शायद आपकी बात को मान जाएंगे। हालांकि अपना कुछ मसौदा ये पीछे से ही लेकर आए थे, ठीक है। तो 23 मार्च 1942 को ये दिल्ली पहुंचे और आगे जाकर बहुत जल्दी 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी, क्योंकि काफी चीजें तो पीछे से ही ये लेकर आए थे, बाकी थोड़ी बहुत इन्होंने बात की और अपनी योजना प्रस्तुत कर दी इन्होंने। योजना क्या थी वो देख लीजिए, वो कुछ इस तरह से है
कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये तो लगभग वैसी ही बात थी, डोमिनियन स्टेटस वाली, ठीक है, मतलब उसको स्वशासन होगा, लगभग ये वैसी बात थी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो इंप्रूवमेंट थी वो दोस्तों ये थी कि साथ ही उसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब जो भी युद्ध के बाद भारतीय संघ बनता उसको राष्ट्रमंडल देशों से, कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार प्राप्त होता। तो ये एक उसके अंदर इंप्रूवमेंट थी, ठीक है, ये नई चीज जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, एक बहुत ही इंप्रूवमेंट वाली बात वो ये है कि युद्ध के बाद प्रांतीय विधानसभाओं के निचले सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जो देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। और इसके अंदर इस संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि चुनी गई संविधान सभा होगी, ऐसी बात कही गई थी कि संविधान सभा का चुनाव होगा, किनके द्वारा होगा, प्रांतीय विधानसभाओं के निचले सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से चुनी हुई संविधान सभा होगी, यह बात पहली बार कही गई थी, ठीक है। और शायद जो मैंने शुरुआत में प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपको यहां पर मिल जाना चाहिए, ठीक है। आगे हम उस प्रश्न को देखेंगे भी। तो यहां पर दो इंप्रूवमेंट हो गई हैं, एक तो राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार और ये चुनी हुई संविधान सभा की बात आ गई, ठीक है। और आगे थोड़े और देख लेते हैं। अब इसके अंदर यह कहा गया था कि संविधान सभा के द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार केवल दो शर्तों पर लागू करेगी, ठीक है। मतलब संविधान सभा जो संविधान बना देगी उसको दो ही शर्तों पर लागू किया जाएगा। पहली बात कि जो प्रांत इस संविधान से सहमत नहीं है वो इसे अस्वीकार करके पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले वाली स्थिति में रह सकते हैं इस संविधान को अस्वीकार करके, और अगर वो प्रांत पूर्णतः स्वतंत्र भी रहना चाहे तो भी रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से भारत संघ की जो अवधारणा थी, पूरे भारत को एक करने की जो अवधारणा थी, उस पर कहीं ना कहीं ये चोट थी, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से। और उस पर ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। मतलब कोई छोटे छोटे राज्य अगर अलग रहना चाहें, स्वतंत्र रहना चाहें, तो उस पर ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। एक तो यह शर्त थी। दूसरी, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। तो इस पर तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, हुई भी नहीं कांग्रेस को, ठीक है। और आगे जो अगला क्लॉज था वो ये था कि नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया नए भारतीय संविधान के निर्माण तक ही भारतीयों की रक्षा रहेगी ब्रिटिश के हाथ में, उसके बाद तो भारतीयों के ही हाथ में आ जाएगी। तो ये कुल मिलाकर शर्तें थी, ठीक है। तो ये कहा जा रहा था कि अगस्त प्रस्ताव के मुकाबले तो जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था वो काफी बेहतर था, ठीक है। किस तरह से बेहतर था, जो मैंने पहले बात की कि यहां पर आया था कि ऐच्छिक रूप से हम राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते थे, ठीक है, ऐच्छिक रूप से हम राष्ट्रकुल से, कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते थे। और साथ ही यहां पर चुनी हुई संविधान सभा का विचार भी आया था जो कि कांग्रेस की मांग से मेल खाता था, ठीक है। जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जो मांग की थी उससे ये मेल खाता था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया, ठीक है। क्यों ठुकरा दिया कांग्रेस ने? तो क्यों ठुकराया? कांग्रेस ने इसलिए ठुकराया क्योंकि प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का इसमें विकल्प दे दिया गया था, है ना। इसमें यह बात रखी गई थी कि भैया कोई प्रांत अगर चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकता है और चाहे तो वो संविधान को रिजेक्ट कर सकता है ना। तो इनडायरेक्ट रूप से ये भारत के विभाजन को सुनिश्चित करती थी ये वाली बात, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान बनना आसान हो गया था एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको क्यों रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट किया दोस्तों क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भैया हमको तो साफ साफ स्पष्ट सीधे सीधे शब्दों में कह दो कि भैया आपके पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। मतलब साफ साफ शब्दों में हमको लिख के दे दो कि भैया पाकिस्तान तो बनाएंगे ही, ठीक है। मुस्लिम लीग ये चाहती थी। तो ये तो कहा ही नहीं गया था क्रिप्स के अंदर, ठीक है। हालांकि इनडायरेक्टली पाकिस्तान बनाने की एक राह खोल दी थी क्रिप्स ने, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने इस बात को सही नहीं समझा। उन्होंने कहा भैया हमको साफ साफ चाहिए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने तो रिजेक्ट करना ही था। और महात्मा गांधी ने कहा कि भैया ये तो एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड इसलिए क्योंकि अभी तो आप वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हो, पता नहीं आप जीतोगे हारोगे, और पता नहीं युद्ध के बाद आप हमें आजादी दोगे नहीं दोगे, आप संविधान सभा बनाओगे नहीं बनाओगे। तो ये पोस्ट डेटेड चेक है,
ठीक है। 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में दोस्तों हाल ये थे कि जापान जो था वो बर्मा में पहुंच गया था, ठीक है। और कहते हैं कि बर्मा की जो राजधानी थी रंगून, उस वक्त रंगून थी, तो रंगून पर कब्जा भी कर लिया था जापान ने। तो हालात इस तरह के हो गए थे, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा भैया पता भी नहीं है आप कल को रहोगे नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। तो इस तरह से फाइनली जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स प्रस्ताव थे, वो भी अंतिम तौर पर रिजेक्ट हो गए, इसके बावजूद कि वो अगस्त प्रस्ताव थे, अगस्त प्रस्ताव के मुकाबले बेहतर थे, ठीक है। तो ये भी गया भाई। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन जो था वो असफल हो गया, ठीक है। और इसके बाद कांग्रेस को लगने लगा कि भैया ये तो बातें बिगड़ती जा रही हैं, अब हमें कुछ ना कुछ जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि युद्ध भी कल को पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो हमें भी अब मौका है हमारे पास कि भैया अंग्रेजों को भगाया जाए। तो कांग्रेस की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया गया 1942 में ही। जैसे ही क्रिप्स मिशन भारत से गया उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया गया कांग्रेस की ओर से, ठीक है। तो यहां पर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है पूरी तरह से। हालांकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये संविधान का भी पार्ट है, इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट है ना। तो दोनों में काम आ जाएगी ये चीज। आगे हम देखेंगे अब वेवेल योजना, ठीक है। वेवेल योजना 1945 में आई। ये किस तरह से आई? ये इस तरह से आई, लॉर्ड लिनलिथगो थे जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया था, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे इनको 1943 में वापस इंग्लैंड भेज दिया गया और इनकी स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के नए वायसराय गवर्नर जनरल बनकर आ गए थे। इनका पूरा नाम था विस्काउंट वेवेल, ठीक है। तो विस्काउंट वेवेल इनका पूरा नाम था, वेवेल भी लिख ही देते हैं। तो विस्काउंट वेवेल इनका पूरा नाम था। ये 1943 में नए गवर्नर जनरल बनकर आ गए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देख लिया था कि भैया पहले अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, क्रिप्स मिशन गया, अब मैं भी अपना कुछ करके देख लूं, है ना। तो अब इन्होंने कुछ करने की सोची, इन्होंने अपने कुछ प्रस्ताव रखे। और प्रस्ताव ऐसे नहीं भाई, जो भी प्रस्ताव आते थे लगभग वो इंग्लैंड से ही आते थे, ठीक है। वायसराय का तो अपना उसमें थोड़ा बहुत सलाह मशवरा होता था, वायसराय जो था वो सलाह देता था इंग्लिश सरकार को, और उसके हिसाब से थोड़ी बहुत बातें लिख दी जाती थी उन प्रस्तावों में, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब नए प्रस्ताव आए जिनको वेवेल योजना कहा गया। वेवेल योजना इसलिए कहा गया क्योंकि वेवेल जो थे ये मई 1945 में एक बार ब्रिटिश सरकार से डिस्कशन करने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है। और बाद में जून में आकर इन्होंने अपने प्रस्ताव सामने रख दिए, भैया मेरे ये प्रस्ताव हैं, ठीक है, डिस्कशन करके आया हूं और अब मेरे ये प्रस्ताव हैं आप लोगों के लिए, अब ये प्रस्ताव आपने मानने हैं तो मान लो, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने इन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। तो अब देखिए कौन से प्रस्ताव हैं। पहली बात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वयं भारतीयों द्वारा अपने लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा भारतीयों के द्वारा, मतलब एक संविधान सभा बनेगी और उसमें भारतीय खुद अपना संविधान बनाएंगे। तो ये बात तो लगभग सेम ही थी, ठीक है। अब जो दूसरा है, ये एक ही लिख दिया यहां पे, ये दूसरा है। तो दूसरी बात जो है वो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारत के राजनीतिक नेता होंगे। अब दोस्तों याद कीजिए अगस्त प्रस्ताव जो था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में क्या था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहले के मुकाबले ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यह बात कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर दी कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसके अंदर केवल 2 लोगों को छोड़कर सारे भारतीय होंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को छोड़कर बाकी सारे भारतीय होंगे। तो अगस्त प्रस्ताव में जो वो एक छोटी सी शर्त थी उसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी इसके अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। कार्यकारिणी परिषद जो होगी ये एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक नया स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि भैया जो कार्यकारिणी परिषद है जिसमें केवल 2 अंग्रेज रहेंगे, गवर्नर जनरल और एक सेनापति, वो कार्यकारिणी परिषद भी केवल तब तक है जब तक स्थायी संविधान नहीं बन जाता, ठीक है। मतलब ये भी एक अस्थायी थी कार्यकारिणी परिषद, इसके बाद पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में आ जाना था शासन और प्रशासन ने, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात थी इसके अंदर, ये एक इंप्रूवमेंट थी। आगे देखते हैं।
गवर्नर जनरल की परिषद में हिंदू और मुसलमानों के बराबर सदस्य होंगे। यह एक नई बात इसके अंदर कही गई थी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो बनाई जा रही है, उसके अंदर हिंदू और मुसलमानों के बराबर सदस्य रखे जाएंगे। ठीक है, यानी अगर 5 हिंदू हैं तो 5 ही मुस्लिम रखे जाएंगे। तो इसमें कांग्रेस को भी ज्यादा आपत्ति नहीं होनी थी, और मुस्लिम लीग तो इस बात में क्यों आपत्ति करती, ठीक है, क्योंकि बराबर होते तो मुस्लिम लीग के लिए तो अच्छा ही था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके अंदर एक बात और कह दी कि गवर्नर जनरल की ये जो पुनर्गठित परिषद है, ठीक है, ये जो अंतरिम सरकार के समान होगी, और इसमें जो गवर्नर जनरल है वो वीटो का प्रयोग भी बहुत ही कम करेगा, यानी कि अकारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। गवर्नर जनरल जो उसको एक्स्ट्रा जो वीटो वाली पावर होती है उसका इस्तेमाल भी बहुत ही कम करेगा। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार से काफी अच्छा प्रस्ताव था, अगस्त प्रस्ताव के मुकाबले काफी अच्छा था। इवन कह सकते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव के काफी हद तक मिलता जुलता था, लगभग उसकी बराबरी का यह प्रस्ताव था। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर कर दी गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बातें सामने रख दी गई, लेकिन ये भी बात नहीं बन सकी। क्यों नहीं बनी? दरअसल वेवेल ने जो ये सारी शर्तें अपनी रख दी, उसके बाद इनके ऊपर बात करने के लिए एक शिमला समझौता बुलाया गया, शिमला सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, वेवेल ने अपनी योजनाएं रख दी और उनके ऊपर बात करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। उसकी बात भी करेंगे। अभी एक दो चीजें और हैं इस वेवेल योजना में। ये देख लीजिए कि दूसरे अधिराज्यों के समान ही भारत में भी ब्रिटेन के व्यापारिक और अन्य हितों की देखभाल के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों, जैसे अन्य देशों में ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाता था या ब्रिटिश एम्बेसडर नियुक्त किया जाता था, भारत में भी एक एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो वो तो आज भी है हमारे देश में, आज भी इसको हम हाई कमिश्नर ही कहते हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर। ठीक है, एम्बेसडर नहीं कहते दोस्तों। खास बात यह है, जैसे दूसरे देशों के एम्बेसडर होते हैं, अमेरिका का भी हमारे देश में एम्बेसडर है, राजदूत है, लेकिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये रवायत के तौर पर चला आ रहा है तब से। इसको एम्बेसडर के पावर्स वही हैं, बात सारी वही है, एम्बेसडर वाली। ब्रिटिश हाई कमिश्नर बस इसको नाम दिया गया है। इवन पाकिस्तान का जो एम्बेसडर हमारे देश में है उसको भी पाकिस्तान का हाई कमिश्नर ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आप चक्कर में मत पड़िएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी भ्रमित करने वाली वीडियोस पड़ी होती हैं कि भैया अब तक भारत आजाद ही नहीं है, ब्रिटेन का हाई कमिश्नर है भारत के अंदर, तमाम चीजें हैं, वो सारी फालतू की बकवास है। ठीक है, तो ब्रिटेन का हाई कमिश्नर है, ये एक रवायती तौर पर तब से हाई कमिश्नर के तौर पर ही चला आ रहा है। ये एम्बेसडर भी है और हाई कमिश्नर भी है। ठीक है, आगे, भारतीय नेताओं द्वारा इस योजना को स्वीकार किए जाने पर प्रांतों में सामान्य संवैधानिक सरकारों की पुनः स्थापना की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये शर्तें थी, सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। आखिर में इन शर्तों के ऊपर बातचीत करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, वेवेल ने जो अपनी योजना रखी थी उनके ऊपर एक बातचीत करनी थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनको। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन 1945 में बुलाया गया, लेकिन ये असफल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जिन्ना यहां पर एक चीज पर अड़ गए थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अड़ियल थे, तो फिर अड़ गए ये एक चीज के ऊपर। ठीक है, इन्होंने एक इसके अंदर क्लॉज था कि भैया मुस्लिम और हिंदू बराबर बराबर होंगे, मतलब जैसे 5 हिंदू हैं तो 5 मुस्लिम होंगे। ठीक है, लेकिन जिन्ना यहां पर अड़ गए कि ये जो पांचों जो मुस्लिम हैं, ये पांचों के पांचों मुस्लिम केवल मुस्लिम लीग से ही होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये लिखी गई है बात कि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए जो जितने भी 5 मुस्लिम अगर रखने हैं तो ये सारे मुस्लिम लीग के होंगे। इन पांचों मुसलमानों में कांग्रेस का कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें कांग्रेस को एतराज था कांग्रेस के पास, क्योंकि उस वक्त मौलाना आजाद जैसे लीडर थे, तो वो भी एक मुसलमान थे और वो भी उन मुसलमानों में हो सकते थे। अगर 5 हिंदू रखने हैं, 5 मुसलमान रखने हैं, तो मौलाना आजाद भी इन 5 मुसलमानों में एक हो सकते थे, है ना। तो यहां पर मुस्लिम लीग को एतराज था, इनको लगता था कि भैया कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि मौलाना आजाद आ जाएंगे या कोई और आ जाएगा तो कांग्रेस के मेंबर तो फिर से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो पांचों जो हिंदू आएंगे वो भी एक प्रकार से कांग्रेस के होंगे, और एक आधा मौलाना आजाद जैसा और आ गया तो कांग्रेस के ज्यादा हो जाएंगे। इनको ये डर था मुस्लिम लीग को। तो यहां पर अड़ गई मुस्लिम लीग कि भैया पांचों के पांचों जो मुसलमान होंगे वो मुस्लिम लीग से ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर मुस्लिम लीग अड़ गई और कांग्रेस को मुस्लिम लीग की ये बात पसंद नहीं आई, और अंतिम तौर पर ये जो शिमला सम्मेलन है ये असफल हो गया, यानी कि जो वेवेल प्लान था, वेवेल प्लान भी असफल हो गया। ठीक है, वेवेल प्लान पर भी अंतिम रूप से बात नहीं बन सकी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर बातें हुई। मौलाना आजाद इस सम्मेलन में आधिकारिक रूप से शामिल रहे थे कांग्रेस की ओर से। गांधी जी भी यहां पर रहे थे शिमला में, लेकिन उन्होंने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, नजर जरूर रख रहे थे। ठीक है,
अब आगे दोस्तों तमाम चीजें हो चुकी थी, 3 बार प्रस्ताव आ गए थे और अब बात काफी आगे बढ़ चुकी थी और खास तौर पर एक नई इंप्रूवमेंट और हो गई थी, नई डेवलपमेंट हो गई थी कि इंग्लैंड में सरकार बदल गई थी। इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की सरकार आ गई थी। ठीक है, ये 1945 में ही आ गई थी आगे जाकर। तो क्लीमेंट एटली की सरकार आ गई थी और क्लीमेंट एटली की सरकार आने के बाद क्योंकि ये थोड़े से लिबरल नेता थे, लेबर दल के थे और लिबरल भी थे। ठीक है, भारत के प्रति थोड़ा सा झुकाव भी था। ठीक है, तो इन्होंने आकर एक नया मिशन भारत में भेजा। ठीक है, कौन सा मिशन था? वो था कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 ये भेजा गया था क्लीमेंट एटली की सरकार की ओर से। इससे पहले जो मिशन आए थे दोस्तों, वो आए थे चर्चिल की सरकार के रहते हुए। ठीक है, पहले के जो मिशन थे वो विंस्टन चर्चिल की सरकार के द्वारा तकरीबन भेजे गए थे, मतलब चर्चिल के ही मसौदे भेजे जाते थे लगभग। लेकिन इस बार जो आया था, ये आया था हमारे पास एटली का। ठीक है, यहां पर एटली की सरकार आ गई थी, तो क्लीमेंट एटली की सरकार की ओर से अपना मसौदा भेजा गया था कैबिनेट मिशन के रूप में। ठीक है, तो यहां पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य 24 मार्च 1946 को भारत में आए। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। और यहां पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे उस समय, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन के तहत पहले भी आए थे। ठीक है, अब वो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे या नौसेना के प्रमुख थे। तो ये तीनों लोग भारत में आए और इन्होंने अपनी योजनाएं 16 मई 1946 को प्रकाशित कर दी। ठीक है, मार्च में आए, काफी लंबे समय इन्होंने भारतीय नेताओं से बात की और 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी योजनाएं फाइनली तौर पर प्रकाशित कर दी। ठीक है दोस्तों, अब इस मिशन के जो हेड थे वो पैथिक लॉरेंस ही थे। ठीक है, ये भारत सचिव भी थे और इस मिशन के भी हेड थे। ठीक है, इस मिशन के अध्यक्ष भी थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो इन्होंने अपनी जो योजनाएं रखी, तो दोस्तों इनकी योजनाओं में जो पहली ही बात थी उसने ही मुस्लिम लीग को एक करारा झटका दिया था। ठीक है, तो जो पहली बात थी वो ये है आपके सामने कि भारत की एकता को बनाकर रखा जाएगा और पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। तो ये पहली ही जो चीज थी, ये एक करारा झटका था मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो शुरू से ही अड़ी रहती थी कि भैया हमें पाकिस्तान से कम कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तमाम बातों में जिन्ना अड़ जाते थे। लेकिन जो कैबिनेट मिशन ने जो अपनी चीज भेजी थी, इस मसौदे में भी पाकिस्तान को रिजेक्ट ही कर दिया गया था, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक झटका था मुस्लिम लीग के लिए। अगली शर्तें देख लीजिए, इसने सभी भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात की। हालांकि यह संघ दोस्तों कमजोर था। ठीक है, इसने सभी भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ के गठन का प्रस्ताव रखा और इस संघ में जो केंद्र था, केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 चीजों के ऊपर नियंत्रण रहता। ठीक है, जो केंद्र में जो सरकार रहती उसका रक्षा, विदेश और संचार, इन 3 चीजों के ऊपर नियंत्रण रहता। बाकी सारी की सारी शक्तियां जो थी वो प्रांतों को मिल जाती। ठीक है, वो सारी की सारी शक्तियां प्रांतों को मिल जाती। ये देखिए कि संघीय शक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी शक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां ब्रिटिश भारत के प्रांतों को प्रदान की गई। तो इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, आगे इसमें एक और बात कही गई दोस्तों कि प्रांतों को ग्रुप या समूह या फिर गुट बनाने का पूरा अधिकार होगा, और जब एक बार ग्रुप बन जाएगा तो इन ग्रुपों के अधिकार क्या होंगे, ये अधिकार भी ये ग्रुप स्वयं ही निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये एक पेचीदा मसला था और इसके ऊपर कांग्रेस को ऐतराज था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि इस तरह से अगर प्रांतों के ग्रुप बन जाएंगे और ग्रुपों के पास अधिकार भी अपनी मर्जी के होंगे, तो ऐसे में कल को तो ये विभाजनकारी होगा। ठीक है, कल को ये ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे भैया हमको तो भारत संघ में नहीं रहना, तो इस तरह की बात कर सकते थे। तो कांग्रेस को इस पर ऐतराज था, लेकिन काफी मान मनोबल किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा और आखिर में कांग्रेस ने अपना ऐतराज ये वापस ले लिया था कि चलो हम फ्यूचर में इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस कैबिनेट मिशन जो था उसने अपनी ओर से 3 ग्रुप बना दिए थे। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए यानी कि समूह क के अंदर 6 राज्य थे, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। तो ये 6 के 6 प्रांत हिंदू बहुसंख्यक थे। ठीक है, और जो ग्रुप बी था समूह ख, इसके अंदर 3 राज्य थे, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध। ठीक है, और ये जो थे ये मुस्लिम बहुल इलाके थे। और जो ग्रुप सी था इसके अंदर बंगाल और असम थे। बंगाल और असम भी ये काफी हद तक आप कह सकते हैं कि ये मुस्लिम बहुल थे।
ठीक है। तो इस तरह से 3 ग्रुप बना दिए अंग्रेजों ने राज्यों के, और इन तीनों ग्रुपों के अंदर चीफ कमिश्नरेट्स को भी जोड़ दिया गया था, ठीक है। राज्यों के अलावा चीफ कमिश्नरेट्स भी थे उस वक्त, 4 चीफ कमिश्नरेट्स थे उस वक्त। कौन कौन से थे? वो थे दोस्तों दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग, और साथ में चौथा था बलूचिस्तान। तो जो पहले 3 थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग, इनको तो ग्रुप ए में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और जो बलूचिस्तान था, इसको ग्रुप सी यानी कि समूह ग में डाल दिया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर ग्रुप बना दिए गए, विभाजन कर दिया गया, और इन ग्रुपों के पास काफी पावर्स हो सकती थी, ठीक है, जो ये योजना अपनी लेकर आए थे कैबिनेट मिशन वाले। कांग्रेस को कुछ ऐतराज था, लेकिन चलिए, कांग्रेस ने बाद में अपनी बात वापस ले ली थी। आगे इसमें जो बात थी वो ये थी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में अगर सांप्रदायिक प्रश्न कोई उठता है, कोई इस प्रकार का सांप्रदायिक मसला आता है, तो उस सांप्रदायिक मसले को दोनों समुदाय मिलकर हल कर लेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर हल कर लेंगे सामान्य बहुमत के द्वारा, ठीक है। और चलो, ये भी ठीक बात है। और इसके बाद फाइनली जो अच्छी बात थी, ये संविधान निर्मात्री निकाय वाली बात की गई कि संविधान निर्मात्री निकाय या संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। और ये चुनाव कैसे होगा? ये प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होगा, ठीक है, और प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर, वयस्क मताधिकार तो यहां पर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो संविधान सभा के जो मेंबर्स चुने जाने थे, उनको चुनना था प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये चुने हुए होने थे, ये एक अच्छी बात थी, ठीक है। और बाकी ये बात रख दी थी कि जो भी संविधान सभा का एक मेंबर होना था, वो प्रांतों की 10 लाख जनसंख्या के ऊपर होना था, ठीक है, एक ये बात थी। तो कुल मिलाकर ये बात रख दी गई। बाकी जो निर्वाचन मंडल बना, उस निर्वाचन मंडल के अंदर 3 वर्ग बना दिए गए। निर्वाचन मंडल दोस्तों क्या है? निर्वाचन मंडल यही है जो प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य थे। आप जानते हैं कि पहले से ही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था चल रही थी। 1909 में जो मार्लेमेंटो सुधार आए थे, उसमें भी पृथक निर्वाचन की बात आ गई थी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। आगे 1919 में इसको और बढ़ा दिया था, सिखों तक और बाकी के वर्गों तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन तो पहले से ही चल रहा था। तो इन्हीं के आधार पर ये प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे, ये पृथक निर्वाचन के आधार पर ही चुनकर आए हुए थे। और निर्वाचन मंडल में अब 3 वर्ग मान लिए गए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है। मुस्लिमों को पहले से पृथक निर्वाचन मिला हुआ था, सिखों को भी 1919 में मिल गया था। और जो सामान्य थे, सामान्य में दोस्तों सभी आ जाते थे, हिंदू आ जाते थे, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सभी समुदाय ये सामान्य के अंदर थे, ठीक है। तो 3 निर्वाचक मंडल थे। इसके अंदर भी कांग्रेस को चलो कोई एतराज नहीं था, ये सारी चीजें चलती थी। आगे इसमें प्रस्ताव किया गया कि जो संविधान सभा भारत की होनी है, उसमें 389 सदस्य होंगे, यानी कि 389 मेंबर्स होंगे। उसमें 282 तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, और 4 मुख्य आयुक्तों से होंगे, या जो चीफ कमिश्नरेट्स थी, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, यहां से होंगे। और जो 93 मेंबर होंगे, वो होंगे देशी रियासतों के राजाओं द्वारा नॉमिनेटेड, ठीक है। मतलब ये इन 93 का चुनाव नहीं होगा, ये देशी रियासतों के जो राजा होंगे उनके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये खाका रखा गया कि इस प्रकार की कुछ संविधान सभा होगी भारत की, ठीक है। तो इसमें भी कुल मिलाकर कोई ऐतराज नहीं था, ठीक है। और आगे जो बातें थी वो रख दी गई सामने कि फिलहाल जब तक संविधान नहीं बन जाता, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, ठीक है। मिशन ने केंद्र में तत्काल एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया, और ये जो सरकार होगी, इससे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब सीधी एक सरकार बना दी जाएगी, इसको सभी राजनीतिक दलों का समर्थन होगा, और इस सरकार के जो सारे विभाग हैं वो भारतीयों के पास ही होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये काफी ज्यादा इंप्रूव्ड ये प्रस्ताव था। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस चाहती थी, इवन मुस्लिम लीग भी चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग का जो मेन जो फंडा था पाकिस्तान बनाने का, वो यहां पर उसको एक प्रकार से ठोक दिया गया था, ठीक है। तो लेकिन मुस्लिम लीग यहां पर दोस्तों ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि भैया इंग्लैंड में इस वक्त एटली की सरकार है, और एटली जो है वो इस तरह से सीधा पाकिस्तान तो बनने नहीं देना चाहता, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इस बात पे एक बार चुप थी और देख रही थी। एक बार उन्होंने कैबिनेट मिशन की जो भी ये शर्तें थी उनको एक बार मान लिया, ठीक है। और जो ये अंतरिम सरकार की बात थी,
इसमें 14 सदस्य होने थे, जिन मतलब सभी राजनीतिक दलों से होने थे। तो 6 कांग्रेस से होने थे, 5 मुस्लिम लीग से होने थे, और 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी। तो इस तरह से कुल मिलाकर बातें हुई। और लास्ट ये क्लॉज था कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटेन के बीच सत्ता हस्तांतरण के फलस्वरूप अगर कोई मामले उठते हैं तो उस संबंध में एक संधि होगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब तक सभी इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली। कांग्रेस को जो ऐतराज था वो एक प्रकार से कांग्रेस ने धीरे धीरे वापस ले लिया। मुस्लिम लीग को तो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि इनडायरेक्टली ये जो प्रांतों को जो समूह बनाने का जो अधिकार मिला था, ये कुछ हद तक विभाजनकारी बात थी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया और मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज यहां पर करना पड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सभी प्रस्ताव एक एक करके सामने आए थे, और अंत में जाकर ये जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन की शर्तों को लगभग मानते हुए, अपने जो ऐतराज थे उनको एक तरफ रखते हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग चुनावों में उतर गए। चुनाव कौन से? संविधान सभा का चुनाव, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ इसके बाद, और उसके अंदर जो स्थिति होनी थी, जो संविधान सभा के चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी, वो हम दोस्तों अगले लेसन में देखेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर फाइनल बात कर लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसमें गुण और दोष दोनों विद्यमान थे। लेकिन खुद महात्मा गांधी ने उन दिनों में कहा कि इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली यह सर्वश्रेष्ठ योजना थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी इसको काफी अच्छी योजना बताया था। मतलब जिस प्रकार की उस वक्त परिस्थितियां थी उनको भी ध्यान में रखा जाना जरूरी था, ठीक है। तो फाइनल बात यह थी कि कई मुद्दों पर इस योजना की आलोचना के बावजूद अंतिम तौर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार कर लिया था, और इसकी अनुशंसाओं के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। तो ये संविधान सभा कैसी थी, क्या कंपोजिशन थी इसकी, चुनाव कैसे हुए, ये तमाम चीजें दोस्तों हम अगले लेसन में देखेंगे, ठीक है। तो इस लेसन को बनाने का मेरा जो मकसद था वो इन चारों चीजों को बताना था। जो प्रस्ताव आए थे, पहले अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स के बाद वेवेल योजना आई, और आखिर में जो कैबिनेट मिशन आई। तो दोस्तों इनसे भी प्रश्न निकलकर सामने आ सकते हैं। वो प्रश्न हमने शुरुआत में देखे थे, और अब हम उनके आंसर यहां पर लेंगे आगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग प्रश्न आ गया, जो पहले मैंने दिखाए थे वो अलग थे। तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, हमने देखा पीछे, और इसका जो आंसर है 10 लाख, यानी प्रति 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर होना था संविधान सभा का। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2003 का ये प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत के संविधान का जो प्रस्ताव आया था पहली बार, वो तो आया था अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, ठीक है। लेकिन बात यह थी कि अगस्त प्रस्ताव में जो संविधान सभा की बात थी वो निर्वाचित होगी, कैसी होगी, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था। पहली बार बात आई थी क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में पहली बार कहा गया कि भारत की जो संविधान सभा होगी वो निर्वाचित होगी, है ना। तो हमने बात की थी इसके बारे में, तो ये इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गए व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सीधा सा इसका आंसर है कि जो विलियम वुड है ये सदस्य नहीं थे। बाकी ये पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और उनके बाद एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के प्रमुख थे ब्रिटिश, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि उस वक्त बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। तो ये तीनों लोग आए थे कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विलियम वुड। आगे अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये प्रश्न ध्यान से देखिए, कथन और कारण वाला है। तो इसमें क्या है, आईएएस प्री 2007 में ये प्रश्न आ चुका है। तो यहां पर देखिए कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान होनी थी। तो ये तो होनी ही दोस्तों, हमने देखा ही था कि वेवेल ने जो योजना रखी थी उसमें हिंदू मुस्लिमों की संख्या समान होनी थी। तो कारण इसका क्या है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो क्या ये बात थी, मतलब वेवेल की जो योजना थी कि हिंदू मुस्लिम बराबर रखे जाएं, उसकी योजना के पीछे कारण ये था कि बंटवारे को बचाना। अब ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, तो इसके जो आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन जो हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। आगे कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे कथन सही है पर कारण गलत है और कथन गलत है पर कारण सही है। इसका आंसर क्या है? अब आपको दोस्तों एक नजर देखने पर यह लग सकता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका आंसर ए नहीं है। ठीक है, दरअसल कथन तो सही है, ये तो हम लोग जानते हैं कि वेवेल योजना में कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान दोनों की सदस्य संख्या समान होनी थी, लेकिन ये कारण इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वेवेल की ऐसी सोच नहीं थी कि भारत का बंटवारा वो बचवाना चाहता था। ठीक है, मतलब वेवेल की ये जो योजना थी ये तो चर्चिल की ओर से निकली थी, आप लोग जानते हैं। और चर्चिल जो था ये बड़ा खुर्राट किस्म का आदमी था, ये तो दरअसल चाहता ही था कि भारत का बंटवारा हो जाए, भारत कमजोर रहे। ठीक है, तो वेवेल की ऐसी कोई योजना नहीं थी, वेवेल का ऐसा कोई मन में नहीं था कि भैया भारत का बंटवारा होने से बचे या हिंदू मुस्लिम एकता दृढ़ हो, तो ऐसे इसके मन में कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो इसमें यह है कि कथन सही है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो ये बंटवारे को बचाने वाली कोई ऐसी इसके दिमाग में कोई खुराफात नहीं थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये आपके सामने आज का लेसन है और उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। काफी दोस्तों आपके काम का लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, इनसे प्रश्न बन जाते हैं, जो प्रश्न बनते हैं मैंने आपके सामने रखे भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था ये लेसन और आगे हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा इस लेसन को। धन्यवाद।